यूनेस्को की समिति की अध्यक्षता करेगा भारत। भारत पहली बार यूनेस्को की वैश्विक धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। भारत 21 से 31 जुलाई तक इस समिति की अध्यक्षता करेगा। वैश्विक धरोहर समिति की बैठक वर्ष में एक बार होती है। यह समिति वैश्विक धरोहर सम्मेलन के कार्यान्वयन को देखती है, राष्ट्रों के अनुरोध पर वित्तीय सहायता आवंटित करती है। किसी देश की संपत्ति को वैश्विक धरोहर सूची में शामिल किया जाना है या नहीं, इसमें इस समिति का अंतिम फैसला होता है। संरक्षण की स्थिति पर रिपोर्टों की जांच करने के साथ ही संपत्तियों का उचित प्रबंधन नहीं होने पर कार्रवाई भी करती है। वैश्विक धरोहर सूची में संपत्ति को शामिल करने और हटाने का फैसला भी यही लेती है। पीएम ने ग्लोबल ट्रेड शो का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन र उससे जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपने गृह राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपार व्यावसायिक संभावनाओं के साथ नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने का यह मंच लाखों अवसर पैदा करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 9 जनवरी 2024 को किया गया और यह 13 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री बुधवार को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वह शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे। ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बातचीत करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2003 में मोदी के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम गेटवे टू द फ्यूचर है। शिखर सम्मेलन का यह 10वां संस्करण वाइब्रेंट गुजरात के 20 वर्षों को सफलता के शिखर सम्मेलन के रूप में मनाएगा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते शनिवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के बाहरी इलाके समेत बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कोहरे की तेजी देखी जा सकती है। अगले 4 दिन के लिए उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम को लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के राज्यों के कई हिस्सों में सबसे घना कोहरा पड़ सकता है। घने कोहरे के चलते 0 विजिबिलिटी रहने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कुछ राज्यों में न्यूनतम तापमान के और कम होने का अनुमान लगाया गया है। विभाग के मुताबिक मंगलवार और बुधवार को उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में बारिश का भी अनुमान है। उसके बाद तेज चलने वाली हवाएं शीतलहर पैदा कर सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इस हफ्ते शनिवार तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के बाहरी इलाके समेत बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कोहरे की तेजी देखी जा सकती है। पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के राज्यों के कुछ हिस्सों में कोहरा बहुत ज्यादा पड़ सकता है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कोहरा इतना ज्यादा होगा कि उसकी विजिबिलिटी 0 तक पहुंच सकती है। प्राण प्रतिष्ठा में अतिथियों के लिए खास नियम। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अतिथियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। वो अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित कई चीजें नहीं ले जा सकेंगे। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले विशिष्ट अतिथियों के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है। समारोह में प्रवेश करने वाले महानुभावों को कुछ नियमों का पालन करना होगा। इसके आधार पर ही आगंतुकों को प्रवेश दिया जाएगा। ट्रस्ट की ओर से 7,000 से अधिक मेहमानों को समारोह का निमंत्रण दिया गया है। राम मंदिर में प्रवेश के दौरान कोई भी अतिथि मोबाइल और पर्स नहीं ले जा सकेगा। गैजेट्स को ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। इसमें ईयरफोन और रिमोट वाली चाबी शामिल है। समारोह में बड़ी संख्या में देश भर से संत और धर्माचार्य भी आएंगे। इन्हें अपने साथ पारंपरिक रूप से छत्र, चंवर, ठाकुर जी, सिंहासन और गुरु पादुका ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। सभी अतिथियों को सुबह 11 से पहले ही समारोह स्थल पर प्रवेश कर लेना होगा।
किसी भी विशिष्टजन और धर्माचार्य के साथ सुरक्षाकर्मी या फिर उनके शिष्य या और सेवक अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। 46,960 जवानों ने नौकरी छोड़ी। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में नौकरी छोड़ने के मामले बढ़ रहे हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स में पिछले 5 वर्ष के दौरान 46,960 जवानों, अधिकारियों ने नौकरी छोड़ दी है। बीएसएफ में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मियों की संख्या 21,860 है, जबकि सीआरपीएफ में यह आंकड़ा 12,893 है। गत 5 वर्ष में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 654 से अधिक जवानों ने आत्महत्या कर ली है। साल 2011 से लेकर पिछले वर्ष तक 1,532 खुदकुशी के मामले सामने आए हैं। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उक्त मामलों में श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। इसके साथ ही एसोसिएशन ने उन कारणों का भी उल्लेख किया है जिसके चलते किसी जवान को उक्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ता है। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह का कहना है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में आत्महत्याओं का दिल दहलाने वाला सिलसिला जारी है। पिछले 13 वर्षों में जितने जवान शहीद हुए हैं, उनसे कहीं ज्यादा नफरी आत्मघाती कदम उठाकर जीवन लीला समाप्त करने वाले जवानों की है। अभी हाल ही में 155 बटालियन बीएसएफ के हवलदार मांगी लाल ने अफसरशाही से तंग आकर जीवन लीला समाप्त कर ली। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए नए उत्सर्जन परीक्षण मानकों को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के मुताबिक फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाले वाहनों को गैसीय प्रदूषकों और पार्टिकुलेट मैटर दोनों के लिए दोहरे उत्सर्जन परीक्षण से गुजरना होगा। हालांकि हाइड्रोजन पर चलने वाले वाहनों को सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्साइड परीक्षण से ही गुजरना होगा। अधिसूचना में कहा गया है, BS6 उत्सर्जन मानदंडों के तहत अनुमोदन चाहने वाले वाहनों के लिए नए उत्सर्जन परीक्षण मानकों को बताते हुए सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि जब बायोफ्यूल में फ्लेक्स ईंधन ऑप्शन होता है तो दोनों तरह के परीक्षण लागू होंगे। अधिसूचना में आगे कहा गया है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन तभी निर्धारित किया जाएगा जब वाहन हाइड्रोजन पर चल रहा हो। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि 7% तक बायोडीजल मिश्रण से ईंधन वाले वाहनों का परीक्षण डीजल B7 के संदर्भ में किया जाएगा और 7% से ज्यादा बायोडीजल मिश्रण से ईंधन वाले वाहनों का संबंधित मिश्रणों के साथ परीक्षण किया जाएगा। सरकारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि हाइब्रिड सहित पॉजिटिव इग्निशन इंजन वाले वाहनों के लिए पार्टिकुलेट मास और संख्या की सीमा सिर्फ उन वाहनों पर लागू होगी जिनमें डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। फरवरी में आएगा दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी को पेश करेंगी। यह एक अंतरिम बजट होगा क्योंकि इसी साल आम चुनाव होने हैं। आम चुनाव के बाद नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री इस बार क्या क्या बदलाव करेंगी, इसे लेकर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चुनावी वर्ष में सरकार करदाताओं को अच्छी खबर दे सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस बार के अंतरिम बजट में सरकार नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट की सीमा 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो 8 लाख रुपए तक की आमदनी सीधे तौर पर आयकर के दायरे से बाहर हो जाएगी, क्योंकि करदाताओं को 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि करदाताओं को छूट का लाभ देने के लिए सरकार फाइनेंस बिल में बदलाव कर सकती है। पिछले साल मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी पूर्ण बजट में नई टैक्स रिजीम के तहत छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी थी। किसानों की पानी की मोटर हुई चोरी, किसान पहुंचे पुलिस थाना भितरवार, पुलिस को दिया आवेदन पत्र। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात्रि चोरों ने दिया वारदात को अंजाम। 4 से 5 किसानों की हुई पानी की मोटर चोरी। मेरा नाम जसराम रावत कन्नौज प्रेसिडेंसी ग्राम नया गांव का हूँ। मेरी ज़मीन पड़ती है कोरोना मौजे में। मैं खेत पर गया था, तब मोटर मेरे को नाम ली वहाँ पर खेत पर।
अब क्या लोगों की मोटर चोरी? 4 लोगों की मोटर चोरी हुई। सब पास में ही खेत थे? पास में खेती है हमारी। मैंने सुबह 9 एक ही बजे साथ हुई है चारों? एक ही साथ हुई है, आज रात में ही हुई है। तो इसकी क्या रिपोर्ट करने आए? हाँ, रिपोर्ट करने आया था। आवेदन दे दिया आपने? आवेदन दे रहे हैं। ठीक है। ठीक है सर। नगर के वार्ड नंबर 10 स्थित हनुमान मंदिर के पास मंगलवार को सुबह करीब 9:30 बजे आकाशीय बिजली तेज गड़गड़ाहट के साथ तड़तड़ाती हुई 1-2 मंजिला मकान की दूसरी मंजिल के ऊपर बनी लोहे की एंगल से टकराकर मकान की सीढ़ियों की स्टील की रेलिंग के पास गिर पड़ी, जिससे रेलिंग के पास एक गड्ढा बन गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वहीं मकान की बिजली फॉल्ट हो गई। इस घटना को देखकर परिवार जन हतप्रभ रह गए। सैयदना कुतुबुद्दीन शहीद की उर्स मुबारक पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु अहमदाबाद पहुंचे, मौला के दीदार किया और वायद सुनने और कुतुबुद्दीन शहीद की जियारत करने के लिए देश विदेश से मेहमानों का तांता लगा हुआ है। आज उर्स के दिन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब TUS कुतुबी मस्जिद में वायाज फरमाए, जिसे सुनकर दाऊदी वोहरा समुदाय के भाई बहन और बच्चे धन्य महसूस किया। ओंकारेश्वर के समीप स्थित गुंजारी पुनर्वास में MPEB के जिम्मेदारों की लापरवाही और मिलीभगत के चलते गांव के निकट से रात के अंधेरे में बिजली के झूलते तारों के बीच से चालू लाइन से निकल रहे NTPC व L&T कंपनी के बड़े बड़े भारी मशीनें व ट्राले व अन्य वाहन जो बड़ी दुर्घटना को दे रहे निमंत्रण। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त। गांव के बिहारी इकले, संतोष डावर व नानूराम वर्मा और अन्य ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि L&T व NTPC कंपनी के कर्ता धर्ताओं के द्वारा अपनी मनमानी से गांव के निकट से आए दिन बड़े बड़े वाहनों को निकाला जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे गली मोहल्ले व रोड पर खेलते रहते हैं। हमारे घर के पास ही बिजली के नीचे झूलते तारों से टकराकर आए दिन कंपनी के वाहन निकलते हैं, जिसके कारण हमें दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। खेत में पानी लगाने गए 63 वर्षीय रामस्वरूप किसान की ठंड लगने से हुई मौत। मौके पर पहुंचे परिजनों ने दी पुलिस को सूचना। भरतकूप थाना क्षेत्र के दहीनी गांव का मामला। कितने टाइम की घटना हुई है? सर रात में हुई है घटना, करीब 3 बजे के बाद ही। घर से कितने टाइम निकले थे? घर से तो वो शाम 10 बजे निकल आते हैं, खेतों में घूमते रहते हैं और फिर यहीं सो भी जाया करते थे। वो आज भी रोज की तरह वही खेतों में रखवाली घूम घूम के करते रहते थे। क्या नाम था? रामस्वरूप नाम था, पुत्र श्री स्वर्गीय सुराज। उम्र लगभग 63 वर्ष थी उनकी। मेरे बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई हूँ, जो कि मेरी उम्र 59 साल कुछ महीने हो गई।